हेलो एनिमे लवर्स। स्वागत है आपका सेंसे डिकोड्स यूट्यूब चैनल पर। हमें एक ऐसी दुनिया दिखाई जाती है जहां विचेस को एवल पावर माना जाता है, और अगर किसी भी लेडी में विच की कोई भी पावर देखने को मिलती है उसे सीधे मौत की सजा सुनाई जाती है और उस पर कोई भी रहम नहीं दिखाया जाता। तो अब हम मेन स्टोरी लाइन पर फोकस करते हैं। हमें एक पहाड़ों में माइनिंग होते दिखाया जाता है जो कि बॉर्डर टाउन का इलाका है, लेकिन वहां लोगों को भूकंप के झटके फील होते हैं जिससे माइनिंग टनल ढहने लग जाती हैं और चारों ओर अफरा तफरी मच जाती है। सभी लोग अपनी जान बचाकर टनल से बाहर भाग रहे हैं, लेकिन एक अना नामक की लड़की माइनिंग टनल के अंदर की तरफ भाग रही है। तीन लोग माइनिंग टनल से बाहर निकलने के लिए भाग ही रहे थे, तभी अचानक माइनिंग का कुछ हिस्सा ढह जाने से दो लोग उसके नीचे दब जाते हैं, जिनमें से एक अन्ना का पिता है। उसके पैसों की पोटली दूर गिरती है और सिक्के बिखर जाते हैं, लेकिन तीसरा आदमी जो कि बच गया था अपने लालच में आकर वो सिक्के उठाने लगता है। लेकिन जैसे ही वो उस पोटली को उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, अन्ना के पिता उसका हाथ पकड़ लेते हैं, लेकिन वो हाथ छुटाकर उन्हें हथियार से मारने ही वाला होता है। तभी अन्ना वहां पहुंचती है और उसकी पावर से उसे जला देती है, जो कि अभी भी जागृत हुई थी। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता बॉर्डर टाउन जो कि किंगडम ऑफ ग्रे कैसल के पश्चिमी कोने में स्थित एक बेहद गरीब और पिछड़ा हुआ इलाका है। टाउन में लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई है। वो विच यानी अन्ना को फांसी लगते देखने हैं। ऊपर दो हाई रैंक्स नोबल बैठे हैं। वे सब राजकुमार रोलैंड के वेट में हैं ताकि वो उस विच को मौत की सजा सुना सके। रोलैंड के मंत्री बारो रोलैंड को ढूंढने के लिए किले के अंदर जाते हैं। एक सेविका बताते हैं वे अंदर सो रहे हैं। वो एंटर करते हैं और देखते हैं राजकुमार बैठे बैठे सो रहे हैं। ये हमारी स्टोरी के मेन कैरेक्टर हैं। वे उठते हैं, पूछते हैं मैं कौन हूँ, और बारो बताता है आप राजकुमार रोलैंड विंबलडन हैं। वे ऐसा अजीब व्यवहार इसलिए कर रही हैं क्योंकि इनके अंदर चैंग यान नामक एक मॉडर्न मैकेनिकल इंजीनियर की सोल एंट्री की है, जो कि ओवर वर्कलोड के कारण मर गया था। वो सिचुएशन को समझता है। बारो पहुंचता है, राजकुमार आप ठीक हैं, विच को सजा सुनानी है। हमें पता चलता है उसकी ड्रिंक में पॉइजन डाला गया था जिससे रोलैंड मर गया, और उसकी बॉडी में चैंग यान की सोल ने एंट्री कर ली। वो उठते हैं और सजा सुनाने के लिए कमरे से बाहर निकलकर नोबल के साथ जनता के सामने जाते हैं। सभी लोग वहां राजकुमार को विच यानी अन्ना की मौत की सजा सुनाने को कहते हैं, लेकिन वे मन में सोचते हैं ये तो बकवास है और वापस मुड़ कर जाते हैं और कहते हैं मैं सजा बाद में सुनाऊंगा, सबको जाने को कह दो। लेकिन उनका सेनापति कार्टर उन्हें कहता है राजकुमार विच को देखते ही मौत की सजा सुना देनी चाहिए, क्योंकि आसपास की विच भी उसे छुड़ाने के लिए यही आ जाएंगे। लेकिन चैंग यान के पास सोलेंट की मेमोरीज हैं। वो कहता है तुम तो मेरे चीफ नाइट हो ना, इजिली सभी विच को मार दोगे, और निकल जाते हैं। राजकुमार रोलैंड कैसल वापस आते हैं और रूम में एंटर करते हैं। रूम लॉक कर किंगडम ऑफ ग्रे कैसल का मैप देखते हुए सोचते हैं मैं इस स्थान पर क्या कर रहा हूँ। एक राजकुमार जो भरोसे के लायक नहीं, एक अनसिविलाइज सोसाइटी, अंधेरे से भरा दौर और सिंहासन की लड़ाई। मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, और शीशे में देखकर डिसाइड करते हैं आ गया हूँ तो जरूर कुछ अच्छा करके जाऊंगा, और पूरी तरह रोलैंड विंबलडन बनने का फैसला करता है। सीन शिफ्ट होता है, रोलैंड टेबल पर खाना खा रहे हैं और बारो उनके पास बैठे हैं। बारो रोलैंड से पूछते हैं आपने उस विच को मौत की सजा क्यों नहीं सुनाई, इसमें देरी नहीं करनी चाहिए। राजकुमार रोलैंड पूछते हैं ऐसा क्यों। बारो एक सिक्का दिखाते हुए बताता है कि वेस्टर्न फॉरेस्ट में हमें विचेस दिखी हैं, ये विच कॉरपोरेशन एसोसिएशन की मोहर है। रोलैंड पूछते हैं ये क्या है। बारो बताते हैं विच का वो संगठन है जिसमें सभी विच एक साथ रहती हैं ताकि वो पवित्र पर्वत को ढूंढ सके और मोक्ष की प्राप्ति कर सके। और राजकुमार रोलैंड कहते हैं तुम्हें डर है वो संगठन इस विच को बचाने के लिए आएगा। बारो कहता है जी राजकुमार। रोलैंड बारो से पूछता है आपने उस विच को कैसे पकड़ा। तब बारो बताता है कि उत्तरी ढलान की खदान ढह गई, उसमें उसने अपनी पावर यूज की जिससे वो एक्सपोज हो गई। राजकुमार पूछता है किस तरह का जादू, और बारो बताता है कि उसने आग जलाई और एक इंसान को मोम की तरह पिघलाकर मार दिया, इसलिए वो बहुत खतरनाक है। लेकिन राजकुमार रोलैंड उस विच से मिलने की कहते हैं। बारो डर कर कहता है क्यों, और राजकुमार को रोकने की कोशिश करता है। राजकुमार तहखाने में नीचे जा रहे हैं, लेकिन सेनापति कार्टर उन्हें मना करते हैं और कहते हैं वैसे तो उसे जादुई ताबीज से बांधा गया, लेकिन उसके पास जाना फिर भी ठीक नहीं है। लेकिन रोलैंड किसी की भी नहीं सुनता और अन्ना के सेल में एंटर करता है। अन्ना को घुटने के बल बैठाकर दोनों हाथों को चैन से बांधा गया है। वो खड़ी होती है और कार्टर अटैक मोड में आ जाता है।
रोलैंड उसे शांत कराता और आगे बढ़कर अपना इंट्रोडक्शन देकर उसके बारे में पूछता है। वो अपना नाम अन्ना बताती है तो रोलैंड उसे खदान का पूरा सच बताने को कहता है। वो बताती है कि उसके पिता खदान में काम करते थे। जब वह काम कर रहे थे खदान ढहने लगी। मैं उन्हें बचाने खदान में भागी, लेकिन जब तक मैं अंदर पहुंची वो मलबे में दबे हुए थे और उनका ही एक साथी हमारी पूंजी जो कि हमारी जिंदगी भर की कमाई थी उन्हें बचाने के बजाय सिक्के चुराने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मेरे पिता ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने उन्हें जान से मारने के लिए हथियार उठाया, इसलिए मैंने उसे मार दिया। रोलैंड उसके पकड़े जाने का कारण पूछता है। वो बताती है किसी ने मेरी खबर दी। तभी बारो बताता है कि इसके पिता ने ही इनाम में मिलने वाले 25 सोने के सिक्के के बदले इसकी खबर दी। लेकिन रोलैंड अन्ना से पूछता है तुमने उस मजदूर को कैसे मारा हो। वो कहती है जिसे आप इविल एनर्जी कहते हैं। पर राजकुमार उसे देखने की इच्छा जताते हैं। वो आगे बढ़ते हैं। अन्ना कहती है ये चाहत आपकी जान ले सकती है राजकुमार। कार्टर और बारो उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं और जैसे ही वो ताबीज तोड़ने के लिए आगे हाथ बढ़ाते हैं कार्टर उन्हें पीछे खींच लेता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उन्होंने ताबीज तोड़ दिया था। कार्टर उन्हें बाहर खींच ले जाता है। अन्ना अपनी फायर फ्लेम एनर्जी दिखाती है जिससे पूरे सेल में आग लग जाती है। कार्टर रोलैंड को वहां से ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो देखना चाहते हैं इसलिए वहां खड़े हो जाते हैं। राजकुमार कहती हैं उन आग की लपटों को देखो, वो बढ़ नहीं रही हैं, वो उन्हें कंट्रोल कर रही है, वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अन्ना अपनी पावर से जंजीरें सलाखें भी जला देती है और आग की लपटों में से बाहर निकलते समय अपने सारे कपड़े तक जला लेती है। वो नेक्ड बाहर आती है और आग शांत हो जाती है। अन्ना कहती है आपकी जिज्ञासा खत्म हुई, अब आप मुझे मार सकते हैं। लेकिन रोलैंड आगे बढ़ता और उसकी बॉडी को अपने कोट से ढकते हुए कहता है तुम्हारी जान नहीं लूंगा, मैंने कुछ और सोचा है। इसी के साथ एपिसोड 1 खत्म होता है। अब एपिसोड 2 की बारी। एपिसोड की शुरुआत में ही राजकुमार रोलैंड एरोडायनेमिक्स के नियम के बारे में स्टडी कर रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंग गर्म या ठंडी चीज से गर्म चीज में बिना कोई इफेक्ट पैदा किए सीधी नहीं गुजर सकती। वो पढ़कर बैठते हैं। तभी बारो रूम में एंटर करता है। राजकुमार उनसे पूछते हैं मैंने जो काम कहा था वो किया कि नहीं। बारो बताता है जी राजकुमार, अन्ना की जगह दूसरी कैदी को नकाब पहनाकर फांसी दे दी गई है। राजकुमार ठीक कहते हैं और बारो से बॉर्डर टाउन के 10 साल के सारे व्यापार, टैक्स आदि की जानकारी मांगते हैं और साथ में लोहे के कारखाने के साथ साथ अन्य कारखानों की जानकारी मांगते हैं। बारो पूछता है क्या आप शाही फरमान के बारे में सोचने लगे हैं। राजकुमार ग्रे कैसल के मैप को देखकर कहते मेरे बड़े भाई गेराल्ड को स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ कोल्डविंग रिज दिया है और टिम्थी को वैलेंसिया के आर्थिक केंद्र की देखरेख और गार्सिया को व्यापारिक बंदरगाह क्लियर वाटर और टीली को सिल्वर सिटी दिया गया है, लेकिन मुझे इस बंजर जमीन बॉर्डर टाउन में भेजा गया है। रोलैंड बारो से पूछता आप ही बताओ मेरे जीतने के कितने चांसेस हैं। राजा ने उन्हें टाउन दिए हैं जिससे जो जितने अच्छे से चलाएगा वो उनके उत्तराधिकारी बनेगा। इस पर बारो कहता है यहाँ चीजें बाकी जगहों से बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। राजकुमार पूछता है कि इस साम्राज्य पर किसका राज है। बारो हैरान होकर कहता है राजकुमार आपके ही विंबलडन घराने का। लेकिन रोलैंड कहता है ये सब कहने की बात है, असली रूलर तो ग्रे कैसल में नहीं रहते बल्कि होली सिटी हेरमस में रहते हैं। भी रोलैंड कहता है पोप जिसे ताज पहनाए उसे असली राजा माना जाता है, आखिर वे अपने राज्य को कितना ही अच्छा चलाएं, वे एक चर्च की कठपुतली हैं। लेकिन रोलैंड कहता है मैं ऐसा राज्य बनाऊंगा जिस पर चर्च का कोई इंटरफेयर नहीं होगा, तब मैं असली मायनों में एक सच्चा राजा कहलाऊंगा। इसके बाद रोलैंड बारो से कहता है आप इतने समय से हमारे परिवार के साथ हैं, आपको तो ये हस्तक्षेप पसंद नहीं होगा। इस पर बारो कहता है जी राजकुमार। लेकिन बारो कहता है चर्च की पकड़ बहुत मजबूत है और जनता भी उनके साथ है। पर रोलैंड इस पर कहते हैं चर्च ने झूठ से जनता का भरोसा जीता, अगर हम उन्हें झूठा साबित करते हैं जनता हमारी सपोर्ट करेगी और ये बात ही झूठ हो जाएगी विच शैतान का रूप होती है। इस पर बारो कहता है इसलिए आपने उसको बचाया है। रोलैंड बारो को बताता है तुम मेरे आगे चल के महामंत्री बनोगे। यह सब खत्म कर बारो बाहर निकलता है, लेकिन कार्टर बारो उसके इंतजार में खड़ा है। वो बारो से कहता है आपने राजकुमार को विच वाला मामला समझाया। इस पर बारो कहता है राजकुमार रोलैंड में कुछ गड़बड़ है, लेकिन कार्टर चिंता जताते हुए कहता है अगर ये मामला हार्मेस पहुंच गया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। पर बारो निकल जाता है। सीन शिफ्ट होता है। कैसल का बगीचा दिखाया जाता है। वहां एक चेयर पर अन्ना शांति से बैठी है और उसके मन में एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है।
बारो अन्ना से कहता है, तुम्हारे और राजकुमार के बीच एक सौदा हुआ है जिसमें आप दोनों बराबर हकदार होंगे। लेकिन अन्ना पूछती है, इसका क्या मतलब है? इस पर बारो कहता, तुम उनके दिए काम करोगी। और इस पर अन्ना पूछती है, इसमें कुछ गलत तो नहीं लिखा है ना? लेकिन बारो बताता है, ये राजकुमार ने खुद तय किया। सीन फिर से प्रेजेंट टाइम में आता है। रोलैंड अन्ना को उनके नाम से बुलाता है। वो अन्ना से उनका हाल चाल पूछता है। अन्ना इससे प्रतिक्रिया देते हुए अपने आप को फिट फाइन बताती है। लेकिन रोलैंड से पूछती है, राजकुमार आपने मेरी जान क्यों बख्शी और वो समझौता क्या है? इस पर रोलैंड मुस्कुराकर उसे शहर की पूछता है। वे दोनों साथ साथ हैं और अन्ना से राजकुमार रुक कर कहते हैं, तुमने अपने पिता को बचाने के लिए उसकी जान ली थी, इसमें कुछ गलत नहीं। अगर मैं तुम्हारी जगह होता यही करता। रोलैंड उससे कहता है, चलो साथ में मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाए जिसमें विच बिना कोई तकलीफ के रह सके, और ऐसी दुनिया में तुम आज़ादी से बिना अपनी पावर छुपाए रह सकती हो। ये सब सुन वो इमोशनल हो जाती है और रोने लग जाती है और रोते हुए कहती है, मुझे फिर से स्कूल जाना है, सबके साथ मिलकर पढ़ना है, बड़ी होकर प्रोफेसर कार्ल जैसा बनना है, बच्चों के साथ रहकर उन्हें पढ़ना और लिखना सिखाना है। इस पर अन्ना राजकुमार से पूछते हैं, क्या ये मेरा सपना पूरा होगा? और रोलैंड हाथ बढ़ाते हुए कहता है, जरूर, बस मेरा साथ दो। इस पर अन्ना सहमत होती है। फिर से लोकेशन शिफ्ट होती है। अन्ना एक बंद कमरे में है। उसे राजकुमार की बातें सुनाई दे रही हैं। वो उसे उसकी पावर कंट्रोल करने को कहते हैं। तुम्हें तापमान और अपनी फ्लेम कंट्रोल करना सीखना होगा। कुछ दिन तक अन्ना और रोलैंड अलग अलग अब बहुत मेहनत करते हैं। कुछ समय बाद एक सुबह रोलैंड बारो को कहते हैं, मैंने सारे कागज देखे। बॉर्डर टाउन में सबसे बड़ा काम माइनिंग का है। यहाँ खनिज ही नहीं, कीमती पत्थर भी पाए जाते हैं। लेकिन पिछले साल हमने कुछ भी नहीं कमाया, पर सिर्फ थोड़े से लोहे का व्यापार हुआ है विलो टाउन से। इतने कम व्यापार से हमारा कोई फायदा नहीं होगा। ना ही कोई माइनिंग का खर्चा लिखा है, ना ही कोई टैक्स का हिसाब है। यहाँ पर खेती तो है ही नहीं और सब माइनिंग के काम से जुड़े हैं, तो वे अपने खाने की व्यवस्था कैसे करते हैं? लेकिन बारो थोड़ा शौक है राजकुमार को इतना काम करते देख। इस पर रोलैंड कहता है, बिल्कुल, इसमें पूरी रात लग गई और मैं पहले सिर्फ मौज मस्ती में डूबा रहा, और आपके हार्डवर्क के लिए बारो को थैंक्स कहते हैं। अब मुझे असिस्ट करें। और बारो बताता है, पिछले साल तक खाने के सामान के लिए खनिज और कीमती धातुओं के लिए एक्सचेंज किया जाता है। लेकिन इस पर रोलैंड कहता है, आपने उन्हें बेचा क्यों नहीं? इस पर बारो बताता है, स्ट्रॉन्ग होल्ड बॉर्डर टाउन को अपनी जागीर समझता है। वे सिर्फ इतना अनाज देते हैं जिससे मजदूर काम कर सके। आपके आने से पहले बॉर्डर टाउन के लॉर्ड बारोन बैरिस थे। वे उनके आदेश मानते थे क्योंकि उनकी बहुत सी संपत्ति स्ट्रॉन्ग होल्ड में है। इसलिए उन्होंने कभी भी बॉर्डर टाउन चलाने की कोशिश ही नहीं की। और स्ट्रॉन्ग होल्ड वाले बारोन बैरिस को खनिज और कीमती धातुओं में से हिस्सा देते हैं, और हम उन्हें जितना भी खनिज दें वे हमें जिंदा रहने का अनाज देते हैं और खाना देते हैं। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए रोलैंड सारे सौदे बंद करो का आदेश देता है। लेकिन इस पर बारो पूछता है, अनाज कैसे मिलेगा राजकुमार? रोलैंड कहता, हमारे जहाजों से विलो टाउन में सामान भेजो, उन पैसों से हम अनाज खरीदेंगे। लेकिन इस पर बारो कहता है, विलो टाउन से हमने इतने बड़े स्तर पर व्यापार कभी नहीं किया है। लेकिन इस पर रोलैंड कहता है कि आधे दाम पर तो लेंगे ना, इससे हमें अच्छी खासी शुरुआती पूंजी मिल जाएगी और हम बाजार पर कब्जा कर लेंगे। पर बारो बताता है, अगर इसी दाम पर बेचते रहे तो हमें नुकसान बहुत झेलना पड़ेगा। लेकिन रोलैंड कहता है, बारो इस नक्शे को तो देखो, बॉर्डर टाउन से लगी रेड वाटर रिवर से हम पूरे राज्य के साथ ज्यादा जहाजों के साथ व्यापार कर सकेंगे। इसे हम व्यापार का दायरा बढ़ा सकते हैं। लेकिन बारो उन्हें एक और चिंताजनक बात बताता है कि स्ट्रॉन्ग होल्ड हमें सर्दियों में पनाह नहीं देंगे। इस पर रोलैंड पूछता है, हमें सर्दियों में आखिर जरूरत ही क्यों है पड़ेगी? इस पर बारो कहता है, सर्दियों तो डीमन का मौसम होता है। इस पर हैरान होकर रोलैंड कहते हैं, डीमन का मौसम? और बारो बताता है कि पहली बर्फबारी के बाद ड्रैगन स्पाइन पहाड़ पर नरक का दरवाजा खुलता है और इससे प्रभावित होकर मिस्टी जंगल के जानवरों पर काली शक्तियों का असर होता है। वे खूंखार डीमन का रूप ले लेते हैं। वे बॉर्डर टाउन की तरफ बढ़ते हैं और बॉर्डर टाउन के चारों ओर कोई बड़ी दीवार भी नहीं है जिसे यहाँ कोई सरवाइव नहीं कर सकता। इसलिए हमें मजबूरी में उनकी बड़ी दीवारों और नाइट्स के कारण स्ट्रॉन्ग होल्ड में पनाह लेनी पड़ती है। खूंखार जानवर वसंत में जाते हैं, उसके बाद ही हम बॉर्डर टाउन में वापसी कर सकते हैं। इस पर रोलैंड सोचता है, इसका मतलब इस समस्या को सुलझाए बिना बॉर्डर टाउन पर पकड़ नहीं बनाई जा सकती। वो कार्टर को बुलाने का ऑर्डर देते हैं। सीन दूसरी लोकेशन दरबार में शिफ्ट होता है। रोलैंड थ्रोन पर बैठे हैं।
कार्टर 3 लोगों को लेकर आया है जिन्होंने डीमन के मौसम को अच्छी तरह देखा है। इनमें से बीच में खड़े 2 लोग कैप्टन हैं जो बीस्ट चेतावनी की आग जलाते हैं, और तीसरे ने 2 डीमन को मारा है, वो एक अच्छा शिकारी है। इस पर रोलैंड पूछता, आग कैसे जलाते हो? इस पर एक कैप्टन जवाब देता है, हम मिस्टी जंगल में पेट्रोलिंग करते हैं और बीस्ट दिखते ही आग जलाते हैं और पास में सटी रिवर से स्ट्रॉन्ग होल्ड पहुंचते हैं। इस पर रोलैंड पूछता है, डीमन बीस्ट तो पानी में भी हमला कर सकते हैं। लेकिन कैप्टन बताता है कि नदी का बहाव तेज है और वो गहरी भी बहुत है, कोई भी बीस्ट आज तक उसे क्रॉस नहीं कर पाया। और रोलैंड पूछते हैं, सर्दी का मौसम कितने महीने चलता है? कैप्टन बताता है, 2-3 महीने। डीमन का मौसम बर्फ खत्म होने के साथ साथ खत्म हो जाता है। मैंने सबसे बड़ा सर्दी का मौसम 4 महीने का झेला था, जो कि 2 साल पहले था। उस समय भूखमरी से बहुत से लोगों की जान गई थी। इस पर रोलैंड पूछता है, क्यों? सब तो स्ट्रॉन्ग होल्ड चले गए थे। लेकिन कैप्टन बताता है कि वो खरीज के बदले सिर्फ 3 महीने का खाना देते हैं। चौथे महीने का अनाज तब मिलता जब उन्हें हम और खनिज देते, पर मौसम के कारण ये नामुमकिन नहीं था। इसलिए चौथे महीने में स्ट्रॉन्ग होल्ड वालों ने हमें मरते हुए देखा। ये सुन सब शांत हो जाते हैं। एक उदासी के साथ रोलैंड चुप्पी तोड़ते हुए शिकारी से कहता है, सुना है तुमने 2 बीस्ट मारे हैं। वो सिर झुकाकर आगे बढ़ता है। वो बताता है, एक जंगली सुअर और एक भेड़िए को मारा। रोलैंड इसका मतलब पूछता है। शिकारी बताता है, वे मिस्टी जंगल के विकृत जानवर हैं, ये बस उनकी शक्तियां उनके नेचर के हिसाब से बढ़ जाती हैं। इस पर रोलैंड कहता है, आखिर है तो वे जानवर ना। इस पर शिकारी एग्री करता है और बताता है कि ये जानवर नहीं, हाइब्रिड हमारे लिए असली खतरा है। वे नर्क के जानवर हैं, वे ढूंढ कर शिकार करने में माहिर हैं, वे उड़ सकते हैं, वे तड़पा कर मारते हैं। वे संख्या में 3-4 ही होते हैं, लेकिन पंख होने के बावजूद वो ज्यादा लंबा नहीं उड़ सकते। रोलैंड शिकारी का नाम पूछते हैं और कहते हैं, तुमने सिर क्यों झुकाया है? इस पर कार्टर आगे बढ़कर कहता है, ये मोजिन कबीले में है, इन्हें निकाला गया है। इस पर रोलैंड कहता है, तुम मेरे अपने हो, सिर उठाओ और नाम बताओ। सिर उठाकर अपना नाम आयरन एक्स बताता है। रोलैंड उन सब की तारीफ करके इनाम देने की घोषणा करता है और उन्हें जाने की आज्ञा देता है और कार्टर को साथ आने को कहता है। वे चेतावनी की मसाल देखने जाते हैं और देखते ही पहाड़ों से नीचे रेड रिवर को देखते हैं। वे देखते हैं कि ये लंबाई सिर्फ आधा किलोमीटर है। इस पर कार्टर पूछते हैं, आप ये जानकारी क्यों ले रहे हैं और क्या आप इस रात बॉर्डर टाउन में बिताएंगे? इस पर रोलैंड हामी भरता है, और मेरे साथ 2000 लोग भी बॉर्डर टाउन में रहेंगे। लेकिन कार्टर कहता है, हमारे पास सिर्फ दर्जन भर सैनिक है, हम डीमन बीस्ट का मुकाबला नहीं कर सकते, और महल में 2000 लोग भी नहीं रह पाएंगे, हम सिर्फ स्ट्रॉन्ग होल्ड में सुरक्षित हैं। लेकिन रोलैंड कहता है, बस करो कार्टर, मैं भी मरना नहीं चाहता और ना ही 2000 लोगों को मरते देखना। ये हमारी रणभूमि है, हम सर्दियों में डीमन बीस्ट का मुकाबला करेंगे। इस पहाड़ी से लेकर नदी के तट तक एक स्ट्रॉन्ग वॉल बनाएंगे। और इसी के साथ एपिसोड 2 यही खत्म होता है। अब एपिसोड 3 को डिकोड करेंगे। बारो अपने कार्यालय में बैठे सोच रहे थे कि राजकुमार रोलैंड ग्रे कैसल में सिर्फ अय्याशी करते थे, लेकिन महाराज ने मुझे इस बंजर जमीन पर इस वादे के साथ भेजा था कि भविष्य में मुझे वित्त मंत्री बनाया जाएगा। लेकिन अब यहाँ बदलाव होने लगा है। ये बदलाव जब से शुरू हुआ है तब उस विच को बचाया गया था। तब से राजकुमार रोलैंड ने सबसे तेज दिमाग और रणनीति का प्रदर्शन किया। उन्होंने मुसीबत से बचते हुए धर्मतंत्र की रूढ़िवादी सोच को निकाला। इससे उन्होंने हार्मेस की चर्च पर निशाना साधा है। पहले तो मुझे लगा ये सब बेबुनियाद है, लेकिन जब से वे सब चीज़ों की बारीकों पर ध्यान देने लगे, और पता नहीं उन्होंने ये नए शब्द कहाँ से सुने हैं। लेकिन अगर हम डीमंस के मौसम से नहीं बच पाए तो सब व्यर्थ हो जाएगा। इस पर वे सोचते हैं, डीमन से बचने वाली दीवार 3 महीने में सर्दियाँ शुरू होने से पहले बनानी होगी, जो कि नामुमकिन है। लेकिन बारो को यह सब दिलचस्प लग रहा है, तो राजकुमार 3 महीने में कैसे दीवार पूरी करेंगे। सीन शिफ्ट होता है। कार्टर एक कमरे में मजदूरों से चूना पत्थर वहां नीचे रखवा रहा है, जिसका आदेश राजकुमार रोलैंड ने दिया था, और इन पत्थरों को बारीक मिश्रण बनाकर आग वाली भट्टी में शिफ्ट करने का भी। कुछ समय बाद वहां अन्ना मुंह ढककर आती है और अन्ना अपनी फ्लेम पावर से वो भट्टी जलाती है। कुछ समय बाद रोलैंड आते हैं और अन्ना आधे जले कपड़ों में भट्टी से बाहर निकलती है। वो राजकुमार को मुस्कुरा कर देखती है। फिर से रोलैंड, कार्टर और अन्ना भट्टी वाले कमरे में खड़े हैं। रोलैंड कार्टर को आदेश देता है, इसमें जिप्सम को अच्छी तरह मिलाओ। इस पर कार्टर पूछता है, हम ये क्या कर रहे हैं? लेकिन राजकुमार कहते हैं, हम एक नई चीज बना रहे हैं। शाम के समय से पूरे हुए मिश्रण में से एक ढेर निकलवाते हैं और अन्ना से कहते हैं, मैं तुम्हें एक जादू दिखाऊंगा। इस पर अन्ना कहती है, क्या आपको भी जादू आता है? राजकुमार रोलैंड कहते हैं,
इसे साइंस कहते हैं। और रोलैंड आदेश देते हैं कि इस मिश्रण को पानी के साथ अच्छे से मिलाओ और सामने रखे पत्थर की दरारों में अच्छी तरह डाल दो, जिससे तुम्हें एक मजबूत दीवार मिल जाएगी। इस पर कार्टर कहते हैं, सच में राजकुमार? तो रोलैंड कहता है, जैसा कहूं वैसा करो। अगली सुबह वो मिश्रण सख्त हो जाता है। रोलैंड कार्टर से कहता है, जाओ उस पर जोर आजमाओ। कार्टर आगे बढ़कर फावड़ा मारता है, पर वो नहीं टूटता। इस पर कार्टर हैरान होकर उसे कमाल बताता है और कहता है, इससे तो हम आसानी से दीवार बना लेंगे और एक मजबूत कैसल भी। लेकिन रोलैंड बताते हैं, इससे वे कैसल ही नहीं, गरीबों के लिए मजबूत घर भी बनाएंगे, जिन पर आंधी और तूफान का कोई असर नहीं होगा। और अन्ना से ये काम डेली करने को कहते हैं और कार्टर को दीवार का जिम्मा देते हैं। रोलैंड वहां से निकलते हैं, पर कार्टर उनसे इस चीज का नाम पूछते हैं। वो इसे सीमेंट का नाम देते हैं, लेकिन कुछ समय बाद देखते हैं रोलैंड की दीवार का काम काफी धीमा चल रहा है और ये टेढ़ी मेढ़ी है, इसमें दरारें भी हैं। और रोलैंड कहते हैं, ये तो डीमन का क्या बारिश का भी सामना नहीं कर पाएगी। लेकिन इस पर बारो बोलते हैं, कार्टर के पास इस काम का कोई अनुभव नहीं है। इतने कम समय में बिना अनुभवी राजमिस्त्री के ये काम नामुमकिन नहीं है, चाहे हमारे पास ये सीमेंट भी क्यों ना हो। इस पर रोलैंड बिना पैसे की चिंता करे राजमिस्त्री को बुलाने को कहते हैं, लेकिन बारो बताता बॉर्डर टाउन में कोई भी अनुभवी मिस्त्री नहीं है। इस पर रोलैंड कहते हैं, दूसरे राज्यों से वेतन पर राजमिस्त्री लेकर आओ। दूसरी लोकेशन पर सीन शिफ्ट होता है। एक व्यक्ति को हम देखते हैं, ये प्रोफेसर कार्ल है, जिसका जिक्र अन्ना ने एपिसोड 1 में किया था। वो उसकी मौत की फैली खबर से दुखी हैं। तभी उन्हें पीछे से एक बच्ची उनका नाम पुकारती सुनती है। वे पीछे मुड़कर देखती हैं। उनकी एक स्टूडेंट रोते हुए कहती है, मैं भी एक विच हूँ। वे एक दूसरी जगह खड़े हैं। कुछ लोग उनको बुलाकर बोर्ड पर लगा नोटिस पढ़ने को कहते हैं। वे पढ़कर बताते हैं, इसमें श्रमिक और अन्य कामों के लिए भर्ती का नोटिस है और दीवार के लिए माहिर कारीगर चाहिए। वे वहां से पढ़कर एकदम से भागती है। सीन कैसल में घूमता और बारो बताते हैं कि टाउन में ही हमें एक मिस्त्री मिल गया है, जो कि प्रोफेसर कार्ल है। वे चिंतित हैं, कहीं ये कोई धोखा तो नहीं। इस पर कार्ल को बुलाया जाता है। रोलैंड कार्ल को कहता है, मैंने सुना है तुम एक शिक्षक हो, क्या तुम्हें राजमिस्त्री का अनुभव है? इस पर कार्ल कहता है, मैं सिर्फ उन्हें थोड़ा बहुत पढ़ना सिखाता हूँ। लेकिन बताते हैं कि वो ग्रे कैसल में एक राजमिस्त्री थे। इस पर बारो पूछते हैं कि ग्रे कैसल के कार्य तुम मैसन गिल्ड संभालते हैं, क्या तुम मैसन गिल्ड में से हो? इस पर कार्ल हामी भरता है। लेकिन रोलैंड कहते हैं, जहां तक मुझे याद है कैसल में अच्छा काम न करने से एक इमारत गिर गई थी और मैसन गिल्ड को मौत की सजा सुनाई गई थी। इस पर कार्ल हामी भरता है, लेकिन वो बताता है, उस समय के एक उच्च अधिकारी ने रिश्वत लेकर हमारे मना करने के बाद भी उस इमारत में घटिया पत्थर लगवा दिए। पर जब वह इमारत ढही, ये सारा दोष हमारे सिर पर आ गया। लेकिन मैं समय रहते वहां से भाग गया और उन्हें काम देने का आग्रह करते हैं और अपनी भूल सुधारने का चांस मांगते हैं। रोलैंड उसे राजमिस्त्री बनाता है और उन्हें नक्शा दिखाकर रिवर से पहाड़ी तक एक 15 फीट 6 फीट चौड़ी दीवार बनाने को कहता है। तो इस पर कार्ल कहते हैं, इसके लिए हमें गहरी नींव खोदनी होगी। कहते हैं कि पत्थरों को तराशना आदि कार्यों में पूरे 3 साल लगेंगे। लेकिन रोलैंड बताते हैं कि ये हमें डीमन बीस्ट के मौसम से पहले 3 महीने में भी बनानी होगी। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए उसे नामुमकिन बताते हैं। लेकिन रोलैंड कहते हैं, अगर हमारे पास तराशे हुए पत्थर हो तो काम चल जाएगा ना? कार्ल हामी भरता और उसे सीमेंट दिखाते हैं। कार्ल सीमेंट के काम को देखकर हैरान और आसानी से काम पूरा करने का आश्वासन देते हैं। रोलैंड कार्ल को किसी भी आवश्यक वस्तु के लिए बारो के पास जाने को कहते हैं और वे वहां से चलते हैं। लेकिन कार्ल कोई जरूरी बात करने का आग्रह करता है। लेकिन तभी वो सामने से अन्ना को जिंदा देख शौक हो जाते हैं और अन्ना उनको कार्ल नाम से पुकारती है। इस पर रोलैंड कहते हैं, ये वही प्रोफेसर कार्ल है? अन्ना हाँ कहती है। कार्ल रोते हुए कहता है, अन्ना मुझे लगा तुम मर गई हो, मुझे बुरे सपने आ रहे थे। और कार्ल राजकुमार रोलैंड के पैरों में गिरकर शुक्रिया अदा करता है। रोलैंड उसे उठाकर कहता है, मैं विच को शैतान का रूप बिल्कुल नहीं मानता। अन्ना बेकसूर है, मैं इसे बिल्कुल नहीं मारूंगा। और कार्ल राहत की सांस लेते हुए नन्ना का सच राजकुमार रोलैंड को बता देता है। इस पर बारो सोचते हैं, अगर और कोई टाउन होता तो दोनों को मार दिया जाता। लेकिन अब वो राजकुमार का फैसला देने के इच्छुक थे। कार्ल को गलतफहमी है। वे सोचते हैं अन्ना उन्हें सर्व करती है और कहते हैं, नन्ना इन सब के लिए बहुत छोटी है, बड़ी होकर वो आपको ज्वाइन कर लेगी। इस पर सब हंसते हैं और रोलैंड बताता है कि अन्ना मेरे लिए सीमेंट बनाती। कार्ल हैरान है। रोलैंड नन्ना से मिलने की इच्छा जताते हैं और उसकी सेफ्टी का जिम्मा लेते हैं।
और सब निकलते हैं, लेकिन बारो बताता है आप नन्ना से सार्वजनिक नहीं मिल सकते। इस पर रोलैंड पूछता है क्यों, और बारो बताता है उसका नाम नन्ना पाइन है, वो बॉर्डर टाउन पाइन नोबल की लड़की है, इसलिए नोबल को पता चला तो दिक्कत होगी, इसलिए कार्ल को नन्ना की पढ़ाई के बहाने लाने का आदेश दिया जाता है। अगली सुबह नन्ना को कैसल लाया जाता है प्रोफेसर कार्ल के साथ, लेकिन नन्ना बहुत नर्वस है। वो नर्वस होकर रोलैंड को हेलो कहकर अपना इंट्रो देती है। रोलैंड उसे हेलो मिस पाइन कहते हैं और बैठने के लिए बुलाते हैं, लेकिन वो नर्वस होकर खड़ी है। लेकिन तभी ऊपर से अन्ना सीढ़ियों से उतरती है। नन्ना उसे देखती है और अन्ना दीदी चिल्लाकर रोते हुए उसकी तरफ भागकर गले लग जाती है। वो गले लगकर रोने लगती है। कुछ समय के बाद अन्ना और नन्ना रोलैंड के सामने टेबल पर बैठे हैं। रोलैंड नन्ना से उसकी शक्तियों के बारे में पूछता। नन्ना बताती है घायल चिड़िया को वो हेल्प करना चाहती थी, उसे उसको जैसे ही उठाया हाथों में वो अपने आप हील हो गई और ठीक हो गई। इस पर रोलैंड कार्टर को बाजार से घायल छोटे जानवर लाने को कहता है, जो कि मरने के। कार्टर टाउन जाता है। कार्टर बाजार से छोटे जानवर लाता है। कार्टर नन्ना को उन घायल जानवरों की मदद के लिए कहता है और इस पर नन्ना दोनों हाथ बढ़ाकर अपनी पावर रिलीज करती है और दूसरी जगह बगीचे में घायल जानवरों को ठीक दिखाया जाता है। रोलैंड पता कर चुके हैं कि घायल जानवरों को ठीक किया जा सकता है। कटे अंगों को दोबारा ठीक किया जा सकता है अगर अंग घायल के पास है, लेकिन लेकिन मौत को उल्टा नहीं किया जा सकता। रोलैंड कार्टर और रोलैंड दूसरी तरह जगह है। कार्टर बताता है उसका विच को लेकर नजरिया बदल गया है। इस पर रोलैंड कहता है कार्टर नन्ना को यहाँ लाने के नए बहाने देखो ताकि वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सके। कार्टर कहता है क्या इन विच और दीवार के सहारे हम डीमंस का मुकाबला कर पाएंगे, लेकिन इस पर रोलैंड कहता है इसके अलावा हमारे और भी दुश्मन है। इसी के साथ ये एपिसोड और ये वीडियो यही समाप्त होते हैं। अगले इंटरेस्टिंग एपिसोड जल्दी अपलोड होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।